नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम फेक न्यूज़ के ऊपर वार करने जा रहे हैं। दरअसल आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के बैठने के बाद एक संवैधानिक पद की गरिमा का अवहेलना करते हुए नरेंद्र मोदी लगातार झूठे इतिहास को फैलाने का काम करते हैं, वह भी खुले मंचों से। और उन झूठे इतिहास को, मनगढ़ंत बातों को संघ के जो झूठे इतिहास हैं उसके साथ जोड़कर भारत के घर घर तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और आज की जनता, आज की युवा पीढ़ी उसे ही सच मान के अपने महापुरुषों को ही कटघरे में लगातार खड़ा करता है। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कम से कम 5 दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल हम अपनी बात की शुरुआत उस जगह से करने जा रहे हैं जहां पर भारत में त्रिकोणीय युद्ध चल रहा था। एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ गांधी और तीसरी तरफ चित्पावन ब्राह्मण। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अंग्रेज तो समझ गए, गांधी भी समझ गए, अब ये चित्पावन ब्राह्मण कौन है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में जानना है हम सबको। और ये भी जानेंगे कि आखिर चित्पावन ब्राह्मण ने गांधी की हत्या क्यों करवाई। बात 9वीं सदी की है। मध्य एशिया से पलायित होकर चित्पावन ब्राह्मण दक्षिण भारत में आए थे, लेकिन तब के जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे उन्हें ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना भी वो लोग नहीं करते थे। तो वो लोग जब आए तो खेती किसानी ही वो लोग का पेशा था। मतलब छोटे मोटे और साधारण जो काम होते हैं वही वो लोग का पेशा था। परंतु 18वीं सदी में चित्पावन ब्राह्मण शिवाजी के दरबार में अपना स्थान बनाने में सफल हो गया और उसके बाद साहू जी महाराज के दरबार में एक चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा नियुक्त किया गया। फिर क्या था, चित्पावन ब्राह्मण इसी का तो इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे शिवाजी के वंशज कमजोर होते गए, पेशवा लगातार मजबूत होते चले गए। 1713 ईस्वी में पूरे मराठा राज पर चित्पावन ब्राह्मणों का कब्जा हो गया और अब ये ब्राह्मण समाज में और ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन लगभग आधी सदी के भीतर ही सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से शिकस्त खाने के बाद पेशवा राज लगातार कमजोर होता चला गया और सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूना के शनिवार वाड़ा में यूनियन जैक का झंडा फहराकर इनकी पेशवाई का अंत कर दिया। यहाँ तक फिर भी ठीक था। चित्पावन ब्राह्मणों का जो कद था, प्रतिष्ठा था, वह अब भी बरकरार था। परंतु अब जो अंग्रेजों ने समाज में सुधार का काम शुरू किया वह इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण था कि जब महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज समाप्त हुआ, उसके खिलाफ जब आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो उनका मकसद भी यही था। वो चाहते थे कि हमारी पेशवाई वापस हो और हम वापस उन्हीं 4 वर्णों की व्यवस्था के द्वारा अपने राजकाज चलाएं, जिसके सुधार की बात अंग्रेज कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी कि जितने खतरनाक आप अंग्रेजों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा खतरनाक भारत के अंदर मौजूद ये पेशवा, ये चित्पावन ब्राह्मण और इनके जैसे लोग थे जो वापस से भारत को उन्हीं 4 वर्णों की व्यवस्था से चलाना चाहते थे। और यहाँ पर यह कहना नहीं होगा कि ये लोग मुसलमान के खिलाफ थे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी, दरअसल वो उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसे मजबूती मिली चित्पावन ब्राह्मण और इन जैसे राजाओं के कारण, जो लोग ना सिर्फ हिंदू समाज को ही बांटे हुए रखना चाहते थे बल्कि भारत को भी अलग अलग धर्मों में बटा हुआ देखना चाहते थे। यही कारण था कि ये मुसलमान को अपना पहला दुश्मन और अंग्रेजों को बाद में देखते थे। और दोस्तों, यही दक्षिणपंथी ताकतें अपने घृणा के एजेंडे के द्वारा दशकों तक वहां के युवाओं में ये नफरत भरते रहे कि तुम्हारा असली दुश्मन अंग्रेज नहीं, मुसलमान है। और गांधी जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार हैं, इन लोगों की हत्या किए बगैर हिंदू राष्ट्र का जो तुम्हारा सपना है वह पूरा नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये लोग विभाजन के वक्त इस पर जोर शोर से काम कर रहे थे और इन लोगों को उनका साथ भी मिला। जो लोग पाकिस्तान से वहां की नफरत का शिकार होकर वापस भारत भाग कर आए, उन लोगों का साथ इन संघियों को मिला,
इन चित्पावन ब्राह्मणों को मिला। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में नफरत का शिकार हुए थे वे लोग यह देखकर और क्रुद्ध हो गए कि भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ इतनी शांति से कैसे रह रहे हैं। फिर वो उन लोगों से तो बदला नहीं ले सकते थे जिन लोगों ने इनके साथ वह नफरती व्यवहार किया है। फिर इन लोगों ने वैसे लोगों को चुना जो पाकिस्तान में इनके साथ नफरत किए थे। हमारा इशारा मुसलमान कौम की तरफ है। इन लोगों ने चित्पावन ब्राह्मण का साथ पाकर उन लोगों के घरों पर हमले किए ताकि वो लोग घर छोड़कर भाग जाए और हम उनके खाली घरों और जमीनों पर कब्जा कर लें। लेकिन आपको पता है, जिस समय यह सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा था उसी समय हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के खिलाफ यही सब हो रहा था। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन नफरत ऐसी चीज है जिसका बदला कभी पूरा नहीं होता। यह आग में पानी का काम नहीं, घी का काम करता है और यह इंसान की जान लेने तक कायम रहता है। और यह सब काम चित्पावन ब्राह्मण पेशवा, जिसका नया नाम आरएसएस हिंदू महासभा के लोगों ने जमकर किया। और जो लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, गांधी जैसे लोग, वो इनके जानी दुश्मन बन गए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का और जिक्र करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में आपको हिंदू राष्ट्र की परंपरा की एक मजबूत मिसाल मिलेगी। वहाँ के लोग परंपरा, संस्कृति, आत्मोत्सर्ग, देशभक्ति, बलिदान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे मिसाल कायम किए हैं जो आपको शेष भारत में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। परंतु इन लोगों के अंदर जो रूढ़िवादिता है, नएपन को, अच्छेपन को स्वीकार ना करने की जो क्षमता है, वह इन्हें कमजोर बनाती है। जिस तरीके से पेशवाइयों ने अपने शासन खत्म होने के बाद आंदोलन किया और ये वापस पेशवाई चाहते थे और साथ में उन सभी रूढ़िवादिता को भी जिंदा रखना चाहते थे। वो वापस से 4 वर्णों की जो उनकी व्यवस्था थी उसी के द्वारा अपने राजकाज चलाना चाहते थे। ऐसे में वो लोग गांधी के सामने बौने बन गए। उनके महान नेता लोकमान्य तिलक सरीखे लोग राष्ट्रीय स्तर पर गांधी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उनकी तस्वीर धुंधली पड़ने लगी। लोकमान्य तिलक की राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्यता थी वह गांधी के राष्ट्रीय स्तर पर आने पर कमजोर पड़ने लगी। वे गांधी के नेतृत्व और अहिंसा की जो लड़ाई थी उसको शत्रुता और कुंठा के भाव से देखा करते थे। आपको बता दें कि इन सब के बावजूद चित्पावन ब्राह्मणों के गांधी के खिलाफ होने के बावजूद महाराष्ट्र से गांधी के साथ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। कहीं ना कहीं यही कारण था कि चित्पावन ब्राह्मण यानी कि तब के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, हिंदू महासभाई जो थे, उनकी नाराजगी और कुंठा को और बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं यही कारण था कि सन 1934 में भी गांधी को पुणे के अंदर बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। और आपको पता है उसमें गांधी पुणे में कर क्या रहे थे? दरअसल वो वहां पर छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रखा था। छुआछूत निवारण अभियान के तहत वो वहां पर काम कर रहे थे। गांधी जी जो समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, अंग्रेज कहीं से भी उनके खिलाफ नहीं था। लेकिन गांधी के इस कार्य से चित्पावन ब्राह्मण यानी कि पेशवा यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ब्राह्मण थे, उन्हें उनके पद, गरिमा और प्रतिष्ठा वापस मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही थी। कहीं ना कहीं इसलिए भी वो अंग्रेजों से ज्यादा शत्रु गांधी को मानते थे। और यही कारण थी कि जब वो युवाओं को प्रशिक्षण देते थे तब गांधी और नेहरू की तस्वीरें उनके जूतों में रखवाए जाते थे कि देखो गांधी और नेहरू जैसे लोग तुम्हारे पैर के नीचे में रहते हैं, ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। इस तरीके से वो युवाओं को बरगलाने का काम करते थे। और यही नहीं दोस्तों, गांधी और नेहरू को वो कितने बड़े शत्रु मानते थे वो इस बात से भी साबित हो जाता है कि जब वो लोग गोली चलाने का, निशानेबाजी का अभ्यास करते थे तब जो लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य बोर्ड के बीच में गांधी का तस्वीर लगाते थे और उस पर अपने युवाओं से निशाना लगाने के लिए कहते थे। अब सोचिए, जो काम तब के गुलाम भारत में संघियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया जाना चाहिए था, वह काम वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, गांधी और नेहरू जैसों के खिलाफ करते थे। अब आप सोचिए, बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी उससे सहायता किसकी हो रही थी? देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को अलग अलग वर्णों में बांटकर किसकी सहायता कर रहे थे ये लोग? दोस्तों, वो इतिहास अलग है
जब संघी लोग अंग्रेजों के दलाल थे, पत्तलकार थे, इनके गुप्तचर थे, इनसे दलाली लिया करते थे, मासिक भत्ता लिया करते थे। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि संघियों के, गोडसे के, सावरकर के दुश्मन गांधी बंटवारे के वक्त नहीं थे। उससे काफी पहले गांधी और इनके जैसे लोग जो समाज में सुधार चाहते थे, कुंठा से, रूढ़िवादिता से आजादी दिलाने की बात करते थे, जातिवादिता से, धार्मिक उन्माद से आजादी दिलाने का काम करना चाहते थे, और जो भी लोग इस तरह का काम करना चाहते थे उन सभी को ये लोग अपना शत्रु मानते थे और किसी भी हद तक शत्रुता के आड़ में ये जाने के लिए तैयार बैठे थे, और इसी का लाभ अंग्रेजों को मिला। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। गांधी के बिना खड़ग और ढाल के अंग्रेजों ने आज़ादी दिला दी। बकवास करते हो। कई बार आज के युवा यह सब कहते सुने जा सकते हैं, लेकिन उस युवा से पूछना कि गांधी जब समाज सुधार का काम कर रहे थे, समाज को एकाकार करने का काम कर रहे थे, न सिर्फ हिंदुओं के अंदर जाति नामक जो खाई था उसको भरने का, बल्कि भारत में विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारा उत्पन्न करने की जो साहस गांधी ने दिखाई, अगर वो ना दिखाई होती तो मुझे नहीं पता कि कब तक भारत आज़ाद हो पाता। और जब तक भारत में एकता नहीं आती शायद अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते। तो अगर आप इतिहास को पूरी ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली चोट, अंग्रेजों को असली चोट गांधी जैसे नरम दल के लोगों ने ही दी, जो भारत को जोड़कर अंग्रेजों को तोड़ कर रख दिया और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन संघियों के लिए अफसोस, अंग्रेज तो टूट गए, भाग गए, लेकिन ये उनके दलाल यहीं रह गए और इन्हें वापस इनकी सत्ता भी नहीं मिल पाई। ये लोग अक्सर कहते हैं ना कि गांधी 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिलवाने की बात करते थे, इसलिए गोडसे ने उन्हें मार दिया। तो 1934 में कौन सा गांधी 110 करोड़ देने की बात कर रहे थे जनाब? पुणे के अंदर 1934 में गांधी पर बम से हमला क्यों करवाया गया था? कोई कारण ये लोग नहीं बता पाएंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें सच्ची लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।